when we talk about performance appraisal is actually a means by which we can come to know about the performance of our employees. जो हमारी कंपनी में लोग काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हमको पता चलता है थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट? तो उसी के बेसिस पे जो कंपनी है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर। ओके। तो उसी के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करते हैं, उसी के बेसिस पे हम एम्प्लॉयज़ को चाहे प्रमोशन देनी है या उनको अगर सैलरी इंक्रीज करनी है या और फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। या कभी सपोज किसी को ट्रांसफ़र करनी होती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, all those decisions are taken on the basis of performance appraisal. अब ये मैटर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना एफिशिएंट है, बिकॉज देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस whose performance appraisal system is not efficient. That means they have performance appraisal system, but that is not effective. They are not effectively able to evaluate or to appraise the performance of their employees. And as a result of that, the decision that the management takes, that decisions are not that decisions don't prove to be productive. क्योंकि जब अप्रेजल सिस्टम में ही कोई लैक्यूना होता है, कोई कमी होती है, तो उसके बेसिस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन फॉर दैट? दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल organizations have to see that they should have efficient performance appraisal system. So for that, now there are various methods for appraising employees. तो कुछ methods जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उसमें एक है MBO, that is management by objectives. Management by ऑब्जेक्टिव्स। तो दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं दैट इज 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल। और एक तीसरा मेथड है जिसे कहते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड। तो एक और सिस्टम है, मेथड है जिसे कहते हैं BARS, दैट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स उसे शॉर्ट में कहते हैं। एक और मेथड है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल अप्रेजल। साइकोलॉजिकल अप्रेजल। और एक और मेथड है जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। अब कितने मेथड्स? असेसमेंट सेंटर मेथड। जी सर। हाँ, तो ये जो ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं आजकल, लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं मेथड्स वो MBO है और 360 डिग्री अप्रेजल मेथड है। ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है? MBO दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये अप्रेजल मेथड जो है ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज जो है वो इकट्ठे टुगेदर दे सेट देयर टारगेट्स। एक तरीका है कि सपोज किसी एम्प्लॉय को कहेंगे कि आपको जी ये करना है,
1 महीने में या 1 साल में या 6 महीनों में आपका ये टारगेट है, ये काम करना है। दूसरा तरीका होता है जो MBO में होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है जो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस आजकल अडेप्ट कर रही हैं। इसमें मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं इकट्ठे मिलके, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, वो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। इसमें नहीं है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय को बोलेगी कि आपको ये करना है, बल्कि एक एम्प्लॉय जो है वो खुद ये मेंशन करता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, राइट। तो उसमें जी सर। जो मैनेजमेंट है वो खुद ये चीज़ डिसाइड नहीं करती हैं, बल्कि वो दोनों एक साथ, दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ एज वेल एज मैनेजमेंट, पहले एम्प्लॉय ही इनिशिएट करता है, एम्प्लॉय खुद ही इनिशिएट करता है अपना टारगेट, अपने गोल्स कि मुझे ये करना है। तो उसके बाद वो मैनेजमेंट को अवेयर करता है कि ये चीज़ करना है। दैट मीन्स नाउ बोथ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज मैनेजमेंट इज टुगेदर चार्टिंग आउट द स्ट्रैटेजी। ये खास चीज़ है MBO सिस्टम में कि यहाँ पे दोनों ये मिलके करते हैं। पहले एम्प्लॉई अपने गोल सेट करता है और बाद में वो सबमिट करता है वो मैनेजमेंट को, और उसी को जो उसी ने सेट किया है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये काम करने हैं, उसको वैलिडेट करती है मैनेजमेंट, उसको वैलिडेट करती है मैनेजमेंट। फिर जब ये चीज़ वैलिडेट होके आता है, अब एम्प्लॉई के लिए ये टारगेट रहता है कि मुझे ये करना है। लेकिन क्या आप मुझे ये कह सकते हैं, कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस नाउ इन दिस केस and in the case which otherwise used to be done when management used to dictate employees that you have to do this? इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको, कैसे बेनिफिट लगता है आपको MBO सिस्टम में आ सकता है इस चीज़ से? जैसे सर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास सर अगर कोई अच्छा आइडियाज होगा, कोई मकसद होगा, वो अपने कुछ अच्छे आइडियाज देगा या कोई ऐसा अच्छा मतलब कोई मैनेज करेगा कोई काम, फिर वो मतलब मैनेजमेंट को देगा आगे। तो सर जो मतलब मैनेजमेंट होती है वो अपने एम्प्लॉयज की वजह से फायदा होता है। और क्या आप सोच सकते हैं इसमें? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि इसमें जो एक एम्प्लॉई होता है वो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स खुद ही डिसाइड करता है। सपोज उसने खुद ही ये मेंशन किया है कि मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, ये करूँगा मैं। उसके बाद जो उसने लिखा कि मैं करूँगा, उसने वो मैनेजमेंट को सबमिट किया कि मैं ये करने वाला हूँ। मैनेजमेंट ने उसी की बात को जो उसने मेंशन किया है उसको वैलिडेट किया है, तो अब ये उसको करना है, अब ये उसके लिए टारगेट बनता है। लेकिन इसमें जो ख़ास चीज़ है, ख़ास डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें ये जो एम्प्लॉई है ये खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए, क्योंकि इसने खुद ही डिसाइड किया होता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो इसलिए जो दूसरा सिस्टम है बाकी सिस्टम्स में, वहाँ पे जब एम्प्लॉयर उसको बोलता था, मैनेजमेंट उसको बोलता था ये करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने ये खुद ही चूज़ किया है, तो इसमें ये ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहता है। इसमें एम्प्लॉई ने अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपने टारगेट्स, अपने गोल सेट किए होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रूव होता है। दैट मीन्स इसमें एम्प्लॉई ने जो खुद मेंशन किया होता है मैं करूँगा, तो
बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि वो चीज़ करता है। तो दिस इज़ द पेक्यूलियर फीचर एंड सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉई की जो अप्रेजल करते हैं उसी के बेसिस पे करते हैं, जो उसी ने सेट किया होता है टारगेट। फिर वो मॉनिटर करते हैं कि वो किस हद तक उस चीज़ को पूरा करता है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड की, दैट इज़ 360 डिग्री अप्रेजल। तो 360 डिग्री अप्रेजल जो होती है ये कि एक एम्प्लॉई जो है यहाँ पे उसको अप्रेज करने के लिए खाली मैनेजमेंट नहीं बैठती है जैसे लेकिन उसमें एक तो मैनेजमेंट उसको अप्रेज करती है, अप्रेज मीन्स एवेलुएट करती है उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम। लेकिन दूसरा है इसमें एम्प्लॉई जो है वो खुद भी अपनी अप्रेजल करता है। एम्प्लॉई खुद भी अपनी अप्रेजल करता है, मैनेजमेंट भी उसकी अप्रेजल करती है। उसके अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि उसके पीयर्स, जो बाकी एम्प्लॉयज़ उसके साथ काम करते हैं, वो अपने फेलो एम्प्लॉई की अप्रेजल करते हैं। फिर जो इसके सपोज ये अगर सुपरवाइज़र हैं, इसके अंडर जो काम करते हैं, जो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी उसकी अप्रेजल करते हैं। फिर जो इस कंपनी में अगर इनको सपोज जो क्लाइंट्स हैं तो वो भी उनको भी मौका दिया जाता है एम्प्लॉई की अप्रेजल करने का। तो इसीलिए इसको कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन ऑन करूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। जस्ट ए मोमेंट। ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगा। सपोज ये एम्प्लॉई है, राइट? इस एम्प्लॉई को यहाँ से जो इसके ऊपर मैनेजमेंट बैठी है, इसके जो बॉसेस हैं, वो अप्रेजल करते हैं। यहाँ से जो इसके साथ जो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो इसके अंडर काम करते हैं, यहाँ से वो भी इसकी अप्रेजल करते हैं। यहाँ से जो सपोज इसके साथ काम करते हैं फेलो एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग विद हिम, हु आर इन द सेम रैंक, वो भी इसकी अप्रेजल करते हैं। गॉट इट? और जिनके साथ इस कंपनी की डीलिंग है, सपोज क्लाइंट्स जो है इसके, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनको जो इनके जिनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं या जिनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके क्लाइंट्स हैं जिनके साथ इसकी डीलिंग्स हैं, वो भी इसकी अप्रेजल करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इस सिस्टम को 360 डिग्री अप्रेजल। आपको पता है ना कि जो हम बात करते हैं 360 डिग्री ज्योमेट्री से, आपने देखा वो जैसे 180 डिग्री एंगल होता है, ऐसे 360 में ऐसे होता है, इज़न्ट इट? तो ये जो सेंटर में है, सेंटर में एम्प्लॉई है और इसकी अप्रेजल ऊपर से बॉसेस भी करते हैं, नीचे से सबऑर्डिनेट्स भी करते हैं, यहाँ से इसके फेलो एम्प्लॉइज भी करते हैं, और यहाँ से जो बाकी इसके साथ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ डीलिंग्स हैं, स्टेक होल्डर्स, वो भी करते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है, यहाँ पे एक एम्प्लॉई को अप्रेज किया जाता है। अप्रेज मीन्स जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसका काम काज जो है, उस पर ये फीडबैक देते हैं
कि ये इसका काम कैसा है, सबऑर्डिनेट्स फीडबैक देते हैं बॉसेस का, यहाँ से बाकी फेलो एम्प्लॉयज़ का, और ये सिस्टम भी बहुत इफ़ेक्टिव पाया गया है। दिस इज़ कॉल्ड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। तो यहाँ पे अदरवाइज क्या होता था, अप्रेजल करता था खाली बॉस, सपोज ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने दिखाई ये करते थे, लेकिन इसका जो सबऑर्डिनेट्स के साथ इसका बिहेवियर क्या था, सबऑर्डिनेट्स की थिंकिंग क्या थी इसके बारे में वो कभी पता ही नहीं चलता था, या फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ इसकी डीलिंग्स कैसे थे, बिहेवियर कैसा था, काम कैसा था, उनका ओपिनियन कभी कंसिडर ही नहीं किया जाता था, या जो क्लाइंट्स हैं बाकी सारे उनका खाली ऊपर में भी ऊपर बॉस के साथ ये रिलेशन ठीक रखता था तो वो बोलते थे नहीं इसका काम ठीक है, लेकिन वो सही मायनों में उस एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस अप्रेज नहीं करता था। लेकिन जब ये मेथड स्टार्ट हुआ 360 डिग्री, अब इसको सारे साइड से इसके काम को देखा जाता है। सो दैट इज वाई दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव, और इसके बेसिस पे जो अप्रेजल होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक अच्छा सा फीडबैक आ जाता है एम्प्लॉई के लिए कि इसका काम कैसा है। तो दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर प्रूडेंट, मोर एफिशिएंट। गॉट इट? यस सर। तो अब आपने कौन कौन सा सिस्टम देखा अभी? MBO 360 डिग्री। ओके। तो इसी तरीके से असेसमेंट सेंटर मेथड का यूज़ होता था, और असेसमेंट सेंटर मेथड जो था बेसिकली वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1930 में, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1930 by the German army, but now it had been assessment center method. So that was introduced way back in 1930 by the German army, but now it had been tailored to fit today's environment also, because this method enables the employees to get a clear picture of how others observe them and the impact it has on their performance. ये जो assessment center method है, इसमें ये एक ऐसी पिक्चर देता है एक एम्प्लॉई को कि जो बाकी लोग हैं वो उसको कैसे उसकी परफॉर्मेंस को वो ऑब्जर्व करके वो एक फीडबैक देते हैं, लेकिन वो साथ ही ये भी बताते हैं उससे कि उसकी परफॉर्मेंस पे फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो उससे एक एम्प्लॉई की जो फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये है असेसमेंट सेंटर मेथड, राइट? तो हालांकि ज़्यादा यूज़ में इस वक्त MBO और 360 डिग्री अप्रेजल है, लेकिन थोड़ा सा अब इसके बारे में आपको बताता हूँ जो ये बाकी मेथड्स हैं। जैसे बार्स हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो इसमें दोनों जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस के, वो दोनों इसमें कंसिडर किए जाते हैं, क्वालिटेटिव वाइज एंड क्वांटिटेटिव वाइज। एक होता है कि सपोज कोई सेल्स मैनेजर है या सेल्समैन है, तो इसमें सपोज उसकी सेल्स खाली नहीं देखी जाती है, सपोज इसने एक महीने में 1 लाख रुपए या 2 लाख या 3 लाख की सेल्स की, लेकिन क्वालिटी भी देखी जाती है। जैसे कि सपोज अगर इसने किसी को कोई चीज़ बेचा, अगर इसने किसी को कोई चीज़ सेल किया, लेकिन साथ ही अगर ये भी देखना है कि एक सेल्समैन है, वो कोई चीज़ बेचता है और कोई बायर ख़रीदता है, लेकिन वो उसको बेचते समय झूठ बोलता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर ख़रीदता है क्योंकि उस वक्त वो उसको सेल्समैन कुछ बोलता है, झूठ भी बोलता है, वो भी करता है, कस्टमर ख़रीदता है।
लेकिन जब कस्टमर को एक्चुअली पता चलता है फिर उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो डिससेटिस्फाई होता है, तो फ्यूचर में वो उस कंपनी के साथ ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन दूसरा सेल्समैन है, वो भी सेल करता है, लेकिन वो जो बोलता है कस्टमर को सच बोलता है, इंफॉर्मेशन बराबर देता है, और जो वो चीज़ बेचता है और जो उसका बायर है वो फिर दोबारा उस कंपनी के साथ ताल्लुक बनाता रखता है, क्योंकि उसको उस कंपनी के साथ सेटिस्फैक्शन रहती है। अब जो पहले वाली एग्जांपल मैंने दी, केस ए में जो सेल्समैन था, नो डाउट उस सेल्समैन ने सेल्स ज़्यादा अचीव की। सपोज उसने महीने में 3 लाख रुपया सेल्स अचीव किया, और जो दूसरा सेल्समैन है मे बी उसने महीने में 1.5 लाख ही सेल्स अचीव की या 2 लाख ही किए। अब दोनों में से बेटर सेल्समैन कौन है? सर इसने कम की, लेकिन सर इसने ईमानदारी से की, तो उसने ज्यादा की लेकिन उसकी वो ईमानदारी नहीं थी उसमें। वेरी गुड। तो ये करता है बार्स। बार्स में ये होता है कि इसमें खाली क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, बल्कि क्वालिटी भी देखी जाती है। जी सर। क्योंकि जो सेल्समैन ए था, क्वांटिटेटिवली उसने काम किया, लेकिन उसमें क्वालिटी मिसिंग थी। जी सर। उसी तरीके से कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर होता है, वो में भी काम ज़्यादा भी करेगा, लेकिन अगर उसका काम क्वालिटेटिवली बेटर नहीं है तो प्रोडक्ट में फॉल्ट्स आ सकते हैं। कल को जो मैन्युफैक्चर किए उन्होंने प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स में फॉल्ट आ सकता है। कल को जो वो एसेट्स यूज़ करता है, मशीनें ख़राब जल्दी हो सकती हैं। लेकिन दूसरा एम्प्लॉय जो है वो बहुत क्वालिटेटिवली काम करता है, मे बी उसका काम थोड़ा कम निकले, लेकिन वो परफेक्टली करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सपोज आपने घर में मैसन लाया था, उन्होंने गैर दसिल, अब उसको करना है प्लास्टर या और कोई टाइल का काम या कुछ मार्बल लगाना है, टाइल लगाना है। एक आता है वो टाइल मार्बल लगाता है आपको घर में, और वो मे बी दिन में 200 स्क्वायर फीट काम करता है, 200 स्क्वायर फीट को वो टाइल या मार्बल लगाता है। और दूसरा है वो 150 ही लगाता है, लेकिन जिसने वो 150 लगाया उसने वेस्टेज कम की। सपोज आपका जो टूटा फूटा मार्बल है वो कम, मतलब ज़ाया कम किया उसने जहाँ पे जितना पीस काटना था वैसे काटा। दूसरा है उसने दिन में 200 फीट लगाया, लेकिन आपको वेस्टेज बहुत की, यहाँ से बहुत मार्बल वेस्ट किया जो आप किसी काम का नहीं है, या टाइल्स काटी उस तरीके से वो फेंकनी है। अब दोनों में से अच्छा मैसन कौन है, जिसने ज़्यादा काम किया या कम किया? जिसने काम किया, लेकिन उसने वहाँ से आपको फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि आपका मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ, और मे बी अच्छी तरह से लगाया। जो वो जिसने ज़्यादा काम किया, मे बी 5-6 सालों के बाद, 10 सालों के बाद वो टाइलें वापस उठेंगी, लेकिन उसने परफेक्टली उसको बिठाया, अच्छी तरह से सेट किया उसको। तो ये होता है जहाँ पे हमको काम में खाली क्वांटिटी नहीं देखना है, किसने कितना काम किया, और उसके बेसिस पे हम अप्रेजल करेंगे, नहीं जी ये एम्प्लॉई अच्छा है, प्रोडक्टिव है। नहीं, हमको देखना है, हमको क्वालिटी भी कंसिडर करनी है, क्योंकि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशंस लेने हैं हमको। और जो बार्स मॉडल है उसमें ये चीज़ कंसिडर किया जाता है, राइट? यस सर। तो फिर हम आएंगे 5वें मेथड पे, दैट इज द साइकोलॉजिकल अप्रेजल सिस्टम। तो साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, इट कम्स हैंडी बिकॉज थ्रू दिस मेथड वी एक्सप्लोर द हिडन पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय का हिडन पोटेंशियल होता है उसको हम इस मेथड के थ्रू अप्रेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी को मे बी उनका ऑलरेडी उनका वो काम होता है जहाँ पे उनका वो हिडन टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है, उसको वो काम ही नहीं रखा है जहाँ पे उसका वो
टैलेंट काम आता। नहीं सर। तो साइकोलॉजिकल अप्रेजल से क्या होता है, इसमें ये फोकस होता है, इसमें एम्प्लॉई को इस तरीके से अप्रेज किया जाता है ताकि हमको उसके हिडन टैलेंट्स के बारे में पता चले। मे बी किसी में इमोशनल कोशेंट बहुत अच्छा होता है, किसी में इंटेलेक्चुअल ट्रेट होता है, मतलब उसकी रीजनिंग थिंकिंग बहुत हाई होती है, लेकिन उसको जो काम दिया गया है उसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें है, लेकिन किसी जगह उसका काम थोड़ा सा डिमांड करता है वैसा, और वहाँ पे वो चीज़ वो यूज़ करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कोई एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मतलब उसका जो वर्ड्स का यूज़ करता है लिखने में वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका काम जो है वहाँ पे उसकी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे राइटिंग का काम उतना नहीं है। नहीं है। और अब मत पता चलेगा एज सच के इसका टैलेंट राइटिंग का, क्योंकि उसका जो काम है वो है राइटिंग का। लेकिन कभी क्या होता है, सपोज कभी उसने कोई एप्लीकेशन लिखी जो किसी पर्पस के लिए उसने लिखी, मे बी उसके घर में कोई बीमार है या कुछ है, तो अब उसने मेडिकल कुछ एप्लीकेशन लिखी, लेकिन उस एप्लीकेशन में जो वर्डिंग होती है वो उस तरीके से लिखी होती है एप्लीकेशन, उसमें जो वर्ड्स का यूज़ किया होता है, उससे ये लगता है कंपनी को कि इस एम्प्लॉई में राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल अप्रेजल से ये चीज़ें देखी जाती हैं एम्प्लॉयज़ की कि कहीं उसमें कोई ऐसा टैलेंट तो नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मे बी अगर इस एम्प्लॉय की राइटिंग एबिलिटी अच्छी है, इसको उस काम से वो उठाएंगे और उस काम पे लगाएंगे जहाँ पे वो उसकी रिटन कम्युनिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सपोज मे बी वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी का, वो उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लेटर्स लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें, मेल्स को रिप्लाई करना है। उसको लगेगा कि ये तो मेरा अच्छा पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है। तो वो तब हो सकता है जब ये अप्रेजल सिस्टम हो और उसके थ्रू उसका हिडन टैलेंट पता चले। तो साइकोलॉजिकल अप्रेजल सिस्टम जो है, साइकोलॉजिकल अप्रेजल मेथड जो है, इट फोकसेस ऑन exploring that talent of the employee so that he or she can be put to a better use. Understand किया आपने? तो उसके बाद हम आते हैं एक और मेथड पे, that is the human resource costing account method। ये है human resource, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कहते हैं। तो ये मेथड जो है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में ये चीज़ होता है, इसमें कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को थ्रू मॉनिटरी बेनिफिट्स इवैल्यूएट करती है। क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है, हर किसी एम्प्लॉय का एक कॉस्ट टू कंपनी होता है। सपोज किसी भी कंपनी में देयर इज एनी एम्प्लॉय, ही यूज्ड टू बी पेड अ सैलरी, है ना, उसको सैलरी देनी है, उसको बाकी इंसेंटिव्स देने हैं, उस पर सपोज वो ऑफिस में आता है, उसके ऑफिस के आने पे में भी उसको लैपटॉप है कंपनी का, उसको फ़ोन है कंपनी का, उसके और कुछ में भी कुछ एम्प्लॉयज़ को गाड़ी भी होती है कंपनी की। तो ये सब जो है ये कंपनी का खर्चा है उस एम्प्लॉय के ऊपर, उसको कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी। ये जब सारा टोटल करते हैं ये बनता है C2C, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी ऑफ द एम्प्लॉय। तो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मॉडल मेथड में ये होता है कि इसमें ये इवैल्यूएट किया जाता है पहले कि एक एम्प्लॉय का कितना कॉस्ट आता है कंपनी पे,
फिर वो ये देखते हैं कि अगर कंपनी को इतना खर्च करना पड़ता है इस एम्प्लॉय के लिए, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो कितना है कंपनी के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय का कॉस्ट टू कंपनी उसके आउटपुट से ज़्यादा हो। अगर वैसा है तो फिर कंपनी को लॉस ही है ना उस एम्प्लॉय से, क्योंकि कंपनी को तब फायदा है जब उसने एम्प्लॉय को रखा और उस एम्प्लॉय पे जो कंपनी को खर्चा है उससे ज़्यादा उस एम्प्लॉय से कंपनी को फायदा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड जो है, इट इज मेंट फॉर ascertaining that, राइट। तो उसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट है उसी के बेसिस पे डिसीजन लेती है whether we have to retain this employee, whether we have to fire this employee. Fire means निकालना। तो क्या हमको इस एम्प्लॉय को रखना है, नहीं। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं इसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशंस फिर डिसीजंस लेती हैं। दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये बहुत साल पहले की बात है जब उस वक्त यहाँ चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ काफ़ी फैक्ट्रीज थी, जैसे कि कुछ सीमेंट की थी, कुछ और कारखाने थे, वो पीएसयू में आते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। और फिर जब उनका वो निकलता था ना, वो सालाना एनुअल ये जो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उनका लॉस ही होता था वहाँ पे। जो सालाना निकलता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, वहाँ पे वो कंपनीज नुकसान दिखाती थी, लॉस दिखाता थी। तो फिर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट को, मतलब वो काफ़ी उसको एक्सपोजर था, तो उसको यहाँ पे लाया कंसल्टेंट, मतलब ये प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए कि हमको ये क्यों नुकसान में है, तो क्या करना चाहिए। उसका नाम था गॉडबोले, उस एक्सपर्ट का, और उसके साथ और कुछ लोग भी जुड़े थे, और उसका एक कमीशन नाम रखा गॉडबोले कमीशन। क्या नाम रखा? गॉडबोले कमीशन। तो फिर जब उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया उन यूनिट्स को, तो फिर उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट पे उन्होंने मेंशन किया, एक सजेशन दी गवर्नमेंट को कि ये आप बंद ही कीजिए, ये जो ये है ना, ये उसने शायद उस वक्त रिपोर्ट दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, पूरा भी फैक्चुअल भी पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना कि गॉडबोले ने रिपोर्ट दिया उस वक्त कि आप ये बंद कीजिए, ये जो फैक्ट्रीज हैं बंद कीजिए। तो फिर उसको बताया था गवर्नमेंट ने कि अगर हम बंद करेंगे इसको, तो वहाँ पे तो काफ़ी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी मुलाजमत का क्या होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? बोला उनकी मुलाजमत का क्या होगा। शायद सीएम ने बोला होगा कि वहाँ पर जो काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज, उनका क्या करेंगे। गॉडबोले ने कहा उनको आप तनख्वाह दीजिए ना, जैसे दे रहे हो। बोला अच्छा, लेकिन हमको फिर तो हम सरकार को नुकसान हो जाएगा, बैठ के उनको तक तनख्वाह देगी घर में। बोला आप उनको घर में बैठ के तनख्वाह दीजिए जब तक उनकी सर्विस है। अगर आप वैसा करोगे, घर में बैठ के उनका तनख्वाह दोगे, फिर भी आपको फायदा है। नुकसान तो आपको दोनों सूरतों में है, लेकिन उससे आपको नुकसान कम होगा। बोला कैसे? बोला क्योंकि जो वो एम्प्लॉई हैं, जब वो दफ्तर आते हैं, दफ्तर में वो सपोज आपका फ़ोन भी यूज़ करेंगे, दफ्तर का फ़ोन, आपकी फ़ोन की बिल्स, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स नहीं होते थे, लैंडलाइंस थे। फिर उसने बोला कि देखो आपकी लैंडलाइन बिल्स इतने लाख में आते हैं, क्या था वो अमाउंट। बोला दफ्तर पहुंचेंगे वो आपकी बिजली यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको देखो कितने कंज्यूम होती है, वो खर्चा है। बोला जब वो दफ्तर आएंगे, जो ऑफिसर्स हैं बाकी हैं, उनको ऑफिशियल कार्स अलॉट हैं, गाड़ियाँ, उसका तेल, उसकी मेंटेनेंस पे देखो कितना खर्चा है। फिर और बाकी फर्नीचर, बोला क्योंकि कुर्सियाँ,
चेंज करते रहते हैं, फर्निशिंग उस पर इतना खर्चा है, बाकी सारी ऑफिस एक्सपेंसेस। बोला कि जब आप ये बंद करोगे वो घर में बैठेंगे तो खाली उनको सैलरी देनी है, बाकी खर्चा आपका बच जाएगा। जी सर। तो इसलिए, और ये भी बोला रॉ मटेरियल का वेस्टेज, बाकी सारी चीज़ें। तो गॉडबोले का ये रिपोर्ट देखिए कि उसने बोला उनको एम्प्लॉयज़ को घर में आप तनख्वाह दीजिए, फिर भी आपको फ़ायदा है क्योंकि नुकसान कम हो जाएगा। फ़ायदा तो नहीं है लेकिन जितना नुकसान अभी है उससे कम नुकसान होगा। तो दैट वाज द कमीशन रिपोर्ट। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये स्टडी होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ हैं और वो उनका कॉस्ट टू कंपनी एसरटेन करती है कंपनी पहले कि कितना खर्चा है इस एम्प्लॉय पे, फिर देखते हैं कि इस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना फ़ायदा है इससे, फिर उन दोनों को स्टडी करते हैं। दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ओके, so this is about the performance appraisal methods. Now before we conclude the topic, it is open for discussion. कोई difficulty है, कुछ जहाँ पे आपने understand नहीं किया, you can discuss with me. तो फिर सर जैसे आपने